हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की जानकारी ले रहे थे। आज हम वही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस गो थ्रू डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आप सभी के मोबाइल में मेमोरी होगी भाई। एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है और एक इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक। और एक जो एक रैम होती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। आजकल बहुत बड़ा क्रेज़ चल रहा है कि सबको ज़्यादा रैम वाला मोबाइल चाहिए। इसी तरीके से लैपटॉप में भी होड़ लगी होती है और इसी तरीके से क्या एक कंप्यूटर में भी। तो आखिर क्यों चाहिए हमें इतनी ज़्यादा मेमो रैम, और क्यों चाहिए हमें इतनी ज़्यादा मेमोरी स्टोर करने के लिए? तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ते हैं। तो ये सारा काम जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर आप पुराने ज़माने के कंप्यूटर को देखेंगे तो उस कंप्यूटर में उसकी स्पीड इतनी स्लो होती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छे से वर्क नहीं करता था। आप कितनी अच्छी मेमोरी लगा लीजिए तो वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो आज थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है और हम थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। जैसे कि हम आज की डेट में हार्ड डिस्क यूज़ ना करके सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करते हैं, जिसे हम एसएसडी का नाम देते हैं, ठीक। एसएसडी की स्पीड हार्ड डिस्क से 10 गुना ज़्यादा होती है, ठीक। वो हार्ड डिस्क आपको एमबीज में देती है, 500 एमबी पर सेकंड की स्पीड। और वही चीज़ अगर आप एसएसडी में जाते हैं तो वो जीबीज में प्रोवाइड करता है आपको 5 जीबीज पर सेकंड। तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो आज हम थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। जो हम रैम यूज़ करते थे वो उसमें हम स्टैटिक डायनेमिक होते हैं, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। आई होप सो, मैंने शायद ही आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ाया था, ठीक। तो स्टैटिक और डायनेमिक होती है। स्टैटिक डायनेमिक का मतलब भी समझाया था। और उस तरीके से DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, इस तरीके से क्या रैम की जो कैटेगराइजेशन थी, उनकी डेवलपमेंट थी, उनके आगे जो बढ़ता चला गया वो ये चीज़ थी, ठीक। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी को ये क्या करता है? ट्रैक करता है। मतलब जो आपकी रैम है उसमें स्पेस खाली रहे, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उस मेमोरी को यूज़ कर रहा है, कितना ऑक्यूपाई उसने कर लिया है और कितना खाली बचा है। ये चीज़ की ट्रैक करना किसका काम है? मेमोरी मैनेजमेंट का। ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, ठीक। ये जो सारे आप फंक्शंस देख रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। और अगर नहीं भी होंगे तो यूज़र को एक नोटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि वो खुद भी कर सकता है, जैसे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन आप लोग करते होंगे, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर एलोकेट करता है मेमोरी जब वो प्रोसेस हो रहा होता है और या फिर उसको रिक्वेस्ट किया जाता है करने के लिए, ठीक। तो ये क्या कि मेमोरी मैनेजमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप हार्ड डिस्क में देखेंगे तो हार्ड डिस्क आपको स्टोर करने के लिए दी जाती है, पर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे जल्द से जल्द सारा सॉल्यूशन मिल जाए या फिर मुझे जल्द से जल्द ये मेरा काम हो जाए। अगर आप कुछ चीज़ मूवी डाउनलोड कर रहे हो 5 GB की, तो आप चाहोगे विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट हो जाए, मैं क्यों घंटों इंतज़ार करूँ। तो हार्ड डिस्क में अगर आप करेंगे तो आपको शायद कुछ मिनट्स इंतज़ार करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप एसएसडी में वही चीज़ स्टोर करेंगे या वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कुछ सेकेंड्स या कुछ 1 आध 2 मिनट का ही खेल होगा, ठीक। तो रैम की अगर हम बात करते हैं तो सेम इसका सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम में, सबसे बड़ा जो मेमोरी मैनेजमेंट जो कहा जाता है वो रैम के लिए कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरीके से यूज़ होनी चाहिए कि जो पुराना प्रोग्राम है वो रैम से ऑटोमेटिकली आउट होता चला जाए, जो नया प्रोग्राम है वो आता चला जाए और प्रोसेस आउट होते रहें। जो मतलब इर्द गिर्द प्रोग्राम, जैसे कि जो आपने मीडिया प्लेयर चला रखा है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, आपने वेब ब्राउज़र पर भी काम कर रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, ठीक है। आपने साइड में कुछ कैलकुलेटर भी खोल रखा है, ठीक है। कुछ 2 3 वेबसाइटें और खोलनी है जिनका लिंकअप किसी और चीज़ से है, एक आध दो प्रोग्राम खोल लिए। तो ये ही प्रोग्राम आपकी इतनी मेमोरी ले लेंगे, रैम को यूज़ करेंगे। बट ऐसा होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि जो चीज़ हम 1 घंटे पहले मैंने गाने सुने थे तो मुझे अब यूज़ नहीं है, तो शायद रैम को उसे नहीं घेरना चाहिए, तो रैम से वो फ्लश आउट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑटोमेटिकली प्रोग्राम उस पर रन कराता है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ से चले जाए, ठीक। और हमारा जो नया प्रोग्राम है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो प्रोग्राम है, वो हमारा रैम के अंदर रहे। ये जो मैं आपको अभी डेप्थ में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ये हम आगे भी
फोर्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक। सो मेमोरी मैनेजमेंट उसका सबसे बड़ा रोल होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जितने भी प्रोसेसर होते हैं जैसे सीपीयू, सीपीयू प्रोसेसर जो बोला जाता है वो बेसिकली सीपीयू बोला जाता है। सीपीयू जैसे आप जानते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। कुछ लोग सीपीयू बॉक्स बोल देते हैं, बट मेन खेल तो प्रोसेसर का ही है, सभी लोग जानते हैं। सीपीयू को प्रोसेस allocates the processor to a प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कराना मीन होता है। अगर प्रोसेस को सीपीयू या फिर प्रोसेसर नहीं मिल पाएगा तो वो अपने आप को रन ही नहीं कर पाएगा प्रोग्राम, और जब रन नहीं कर पाएगा तो वो रैम के अंदर घूमता रहेगा और परेशान होगा, और वो आपको भी परेशान करेगा, या फिर यूज़र ही एक कहते हैं ना हैंग हो जाना, वो हैंगिंग स्टेट में रहेगा। सो अगर एलोकेट कराना है तो वो एलोकेट के साथ साथ उसको ज़्यादा लंबे समय से अगर यूज़ नहीं हुआ है तो उसे डी एलोकेट भी करना है मेमोरी से। ठीक। और कीप ट्रैक प्रोसेसर एंड स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। मतलब कि ऐसा ना हो कि नए लोग आते चले जाएं और पुराने लोग ना जाएं, तो अगर ऐसा होगा तो भीड़ जमा हो जाएगी। अगर एक रूम के अंदर नए लोग आते चले जाएंगे और पुराने नहीं जाएंगे दूसरे दरवाजे से, तो भीड़ जमा हो जाएगी। उसी तरीके से प्रोसेसर में भी होता है और मेमोरी में भी होता है। तो पुरानी चीज़ें जाती जानी चाहिए और नई चीज़ें आती रहनी चाहिए। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर मैनेजमेंट का रोल प्ले भी करता है। ठीक। उसी तरीके से डिवाइस मैनेजमेंट भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है डिवाइस कम्युनिकेशन बाय देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से डिवाइस कम्युनिकेशन करता है, मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्रिंटर कनेक्ट किया कंप्यूटर से, तो प्रिंटर के लिए भी आपको उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हालांकि आज के ज़माने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 के बाद से, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी सीरीज़ के सॉफ्टवेयर एक उनका बंच ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको इंस्टॉल कर दिया गया। तो अब ये ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हाँ विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98 ऐसी की बात करें तो वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमें उस डिवाइस का उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता था। ये भी डिसाइड करता है डिवाइस मैनेजमेंट में विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। ये कितने समय के लिए ये डिवाइस उस प्रोसेस को लेगा या कितने समय के लिए रन करेगा। एलोकेट द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे, हर तरीके से अच्छे तरीके से वो एलोकेट हो और डी एलोकेट भी हो जाए। ठीक। यही वो सारी चीज़ें हैं जो प्रोसेसर मैनेजमेंट पे भी हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, आप डिवाइस मैनेजमेंट भी। नेक्स्ट आता है आपका फाइल मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर ये चीज़ ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन का एक कीप ट्रैक करता है उनको, उनकी लोकेशन, यूज़र की स्टेट्स, ये सारी चीज़ें एक कलेक्टिव फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे हम फाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये भी देखते हैं कि वो कहाँ से एलोकेट हुआ, कहाँ से वो डी एलोकेट हुआ, या फिर कौन कौन से रिसोर्स हैं जिनके कारण वो एलोकेट होगा या डी एलोकेट होगा या फिर वहाँ पर लोड होगा। तो ये फाइल मैनेजमेंट का ही काम है। फाइल मैनेजमेंट को आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि हम बैंकिंग की बात करें तो आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पुराने ज़माने में ऑनलाइन नहीं होता था, तो ऑनलाइन ना होने की वजह से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ फॉलो होता था। लंबे लंबे रजिस्टर बनते थे, 10,000 लोग हुआ करते थे, कस्टमर हुआ करते थे बैंक के। मान लीजिए 6,200 नंबर का कस्टमर आया और उसने कहा कि मेरे अकाउंट में 200 रुपये जमा कर दीजिए। अब वो लाइन में लगा हुआ है, 200 रुपये जमा करने के लिए वो पहले तो उस रजिस्टर को ढूंढ कर लेके आए जिसमें 6,000 से 7,000 के बीच में कस्टमर्स फीड हैं, तो मतलब उसे छठे नंबर का रजिस्टर लेके आना पड़ेगा। तो सोचिए कितना लंबा टास्क होगा। फिर उस छठे नंबर के रजिस्टर में उस कस्टमर का नाम ढूंढना होगा, फिर उसमें एंट्री को ऐड करना होगा, फिर उसके बाद उसके टोटल को अपडेट भी करना होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस वगैरह में हुआ करती थी, जो कि बहुत पुरानी बातें हैं। आज की डेट में ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया अगर हम कहें तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप ऑनलाइन घर बैठे या कहीं जाकर अगर आप उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको फाइल मैनेजमेंट
करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कंपनी या फिर बैंक या फिर कोई ऐसी सब्सिडरी एंटिटी की बात करें तो वो इस चीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फाइल मैनेजमेंट, जो ये काम को संभाल कर रखता है हार्ड डिस्क और एसएसडीज के अंदर। सो उनको प्रोवाइडेड स्पेस होता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, सर्वर के थ्रू जाती हैं और वहाँ पर ये सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। ठीक, उसी तरीके से सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए, मतलब कोई अनऑथराइज्ड यूज़र, जो यूज़र उस एंटिटी का हो ही ना और वो उस चीज़ को एक्सेस करे तो वो चीज़ गलत है, तो इस चीज़ की सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी। ठीक, कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करना होगा कि किस तरीके से हमारी सर्विसेज रेस्पॉन्ड हो रही हैं या नहीं। अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है तो उसे सर्विस मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्ड होना चाहिए। अगर कोई एरर आता है तो उसको डिटेक्ट भी करना होगा। ये भी एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले करता है। ठीक, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में, यूज़र के बीच में और जो एंटिटीज़ होती है उनके बीच में। तो ये फंक्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आज हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।